हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, थर्ड वीक आ चुका है अगस्त का 2020। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स में 5 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, कवर करते हैं हम हर रोज़। दोस्तों, हमारे इनिशिएटिव है जो ये प्री क्योर जिसको कहा जाता है, इसमें हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं। जैसे आज थर्सडे है, थर्सडे इज़ फॉर इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स रहेंगे। देन हम दिन के अंत में कवर करेंगे 5 सवाल भी इकोनॉमी के। ठीक है दोस्तों, दिन की थीम रहती है। तो आज जैसे 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जैसे फ्रंट रनिंग। ये बहुत एक जो न्यूज़ में टर्म है, लेकिन बहुत से बच्चों को ये टर्म शायद ना पता हो। NIPL दोस्तों, NPCI ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। NPCI दोस्तों वही ऑर्गेनाइजेशन है जो रुपे एटसेट्रा NACH जो हमारी क्लियरिंग हाउस है उसको चलाती है। एंड देन दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी की जर्नी कैसे रही 15 अगस्त पर एक हम देखेंगे इसका इन्फोग्राफिक। देन इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो किस तरह से अगर रिन्यूएबल एनर्जी अगर बन रही है कैसे एक्सचेंज हो सकती है। एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, क्योंकि दोस्तों फिर से हमारा देश गोल्ड को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर चुका है। तो क्या वक्त आ गया है कि गोल्ड इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी को कम किया जाए। भारत सरकार ने बहुत सी स्कीम चलाई थी, उसमें से एक ये भी थी। दोस्तों, अंत में हम फिर से एक अनाउंसमेंट के बारे में सुनेंगे। तब तक हम दोस्तों करते हैं जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स खत्म। सबसे पहले फ्रंट रनिंग। दोस्तों, फ्रंट रनिंग सेबी के कारण न्यूज़ में है। सेबी ने अभी जो कुछ एंटिटीज़ को बैन किया है कि आप फ्रंट रनिंग के दोषी पाए गए हैं, इलीगल प्रैक्टिस है, तो आप ये नहीं कर सकते। फ्रंट रनिंग होती क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आपने एक कोई बड़ा ऑर्डर दिया जो स्टॉक लगा, जो शेयर खरीदने का। आपने अपने ब्रोकर को बोला कि आपको 1 लाख शेयर खरीदने हैं किसी कंपनी के। ठीक है, 1 लाख शेयर का प्लीज मेरा ये ऑर्डर लगा दीजिए। मान लीजिए उस शेयर की कीमत थी 100 रुपए। ठीक है, आपके ब्रोकर ने देखा तो बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया 1 लाख का 100 रुपए का। इसमें थोड़ा सा, क्योंकि अब जो आप अगर खरीद लेंगे थोड़ा मार्केट में जो इस स्टॉक में उछाल आ सकता है, 100 से 101 102 पहुंच जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ा रहे हैं, 1 लाख शेयर खरीद रहे हैं अगर। तो अगर ब्रोकर खुद पहले जाकर अपने खाते में से कुछ जो अगर स्टॉक्स खरीद ले, उसको फ्रंट रनिंग कहा जाता है। ठीक है, आपने मुझे 1 लाख का ऑर्डर दिया, मैं ब्रोकर हूं आपका, और मैंने पहले से ही खुद के ही जाके ऑर्डर लगा दिया। एंड देखो यहां पे अब नुकसान क्या होगा। पहली बात तो क्योंकि ब्रोकर के पास एक खबर पहुंच गई कि बड़ा ऑर्डर आया है, तो उसने पहले खरीद लिया। सिंस मार्केट में उछाल आया तो 100 102 का मान लीजिए स्टॉक पहुंच गया, तो जो आपको 1 लाख का जो खरीदने थे ये, तो 100 की बजाय आपको 102 के मिले। आपको नुकसान यहां पर हुआ। देन सेकेंडली, जो अननेसेसरली बहुत सी जो ऐसे लगा वॉल्यूम ट्रेड हो गए, क्योंकि ब्रोकर ने भी खरीदना शुरू कर दिया, तो वॉल्यूम्स बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से जो हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ थोड़ा धोखा हो सकता है। एंड सेबी एटसेट्रा जो हमारे रेगुलेटर्स हैं इसको पकड़ भी नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पर जो किसी ने ऑर्डर दिया उसके पहले जो ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो ब्रोकर्स होते हैं, वही सिर्फ अपने जो पोजीशन के चलते, क्योंकि वो वहां पे ब्रोकर हैं, वो अपने पोजीशन के चलते उसको भुना लेते हैं। एंड अकॉर्डिंगली यहां पर जो मुनाफा कमा लेते हैं, मार्केट को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक क्लाइंट ने अपने आगे ब्रोकर को पास ऑन करी, ब्रोकर ने उसका गलत फायदा उठा लिया, स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए फॉर एग्जांपल लेट्स से आप किसी कंपनी के CEO हैं, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, आपने कोई डिसीजन लिया अभी, एंड उस CEO की इंफॉर्मेशन के चलते अगर मैंने आपको CEO है कंपनी के, आपको लगता है कि नहीं कि ये जो पर्टिकुलर जो स्टॉक है ये ऊपर नीचे जाने वाला, क्योंकि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है एंड आपने उस इंफॉर्मेशन को अपने ब्रोकर के साथ शेयर किया, ब्रोकर ने खुद ही पहले एक्ट कर लिया बिफोर वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करता। तो दोस्तों, ये इनसाइडर ट्रेडिंग के साथ भी इसीलिए हैंड इन हैंड चलती है हमारी फ्रंट रनिंग। ठीक है दोस्तों, UPSC एटसेट्रा जो आए दिन ऐसे सवाल पूछते हैं, जो बच्चे इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में बहुत जानते हैं लेकिन फ्रंट रनिंग के बारे में नहीं पढ़ा होता। ठीक है दोस्तों, कंसर्न्स इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़े क्या है कि ये मार्केट में जो शेयर की जो प्राइस है वगैरह को, जो शेयर प्राइसेस को, फ्यूचर्स ऑप्शंस की प्राइसेस को घटा बढ़ा सकते हैं। एंड देन जो कॉमन इन्वेस्टर्स हैं जैसे आपके और मेरे, तो इनके यहाँ पर हमारे मुनाफा या फिर हमारी प्राइसेस को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। मार्केट का इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा। नॉर्मल जो हमारी प्राइस डिस्कवरी है कि कितनी डिमांड और कितनी सप्लाई है उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं। एंड जो आपके और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका विश्वास उठ जाता है मार्केट फोर्सेज और रेगुलेटर से। तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट कंसर्न सेबी ने कदम उठाए, लेकिन पकड़ना बहुत ही मुश्किल। इसके लिए भी प्रैक्टिसेस को पर कुछ जो अभी सेबी चाहता है और काम करना। ओके दोस्तों, दूसरी खबर है अबाउट NIPL। NIPL क्या है दोस्तों? NPCI बहुत ही बड़ी हमारे देश की एक संस्था। तो दोस्तों NPCI ने इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड करके एक अपनी सब्सिडरी को बना दिया। तो NIPL करेगी क्या?
NIPL ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि जैसे वो कह रहे हैं जो उनका UPI है, जो NPCI ने बनाया हुआ है रुपे, इसको वो चाहते हैं अब्रॉड ले जाना और ऐसी पेमेंट टेक्नोलॉजी कि जैसे चूँकि जो बहुत ही सीमलेस है, लो कॉस्ट है, इसको दुनिया भर में प्रचलित करना ताकि लोगों का फ़ायदा हो, जो ट्रांजैक्शंस बढ़े एंड इंडिया जो इस टेक्नोलॉजी को बाहर अगर बेचे तो कुछ 4 पैसे भी कमाएगा एक्सपोर्ट के। ठीक है दोस्तों, तो NIPL करेगा क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सपोर्ट करना, NPCI ने जो खुद से बनाए हुए हैं जो बहुत से जो टेक्नोलॉजीज उनको दुनिया भर में बेचना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रुपे एंड UPI। बहुत से लोग हैं UPI से, इवन हमारे बहुत से कोर्सेज हैं, बच्चे अब इंक्रीजिंगली UPI से खरीदते हैं क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती दोस्तों, ₹0 ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, भारत सरकार इसको प्रमोट करती है। तो दोस्तों लेकिन पैरेलली मैं आपको चाहता हूं याद दिलाना, फरवरी में जो RBI ने अनाउंसमेंट की थी, RBI कह रहा है कि NPCI जैसी एक ही संस्था हमारे देश में नहीं होनी चाहिए, बहुत सी ऐसी और संस्थाएं भी होनी चाहिए जो कि NPCI जैसा काम करें। लेकिन उसका फायदा क्या होगा कि कंपटीशन प्रमोट करने से NPCI की मोनोपोली नहीं बनेगी एंड NPCI भी एक से एक बेहतर प्रोडक्ट बनाता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसने RBI ने कहा था कि NPCI जैसी 500 करोड़ रुपए जिसके पास कम से कम जो पेड अप कैपिटल हो इनिशियल, वो आकर NPCI जैसी कंपनीज बना सकती हैं, ऐसा कोई पूरा प्रोसेस बना सकते हैं, सिर्फ सरकार की मोनोपोली नहीं है इस बार। ठीक है, तो इसीलिए अब RBI और जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने 2008 में इसको लॉन्च किया था NPCI को, और बहुत जो ज़्यादा फेमस रही है दोस्तों NPCI अपने जो जितने भी काम किए हैं अभी तक उसको सीमलेसली पूरा करने में। एंड इसीलिए RBI ने इसका नाम क्या दिया, जो ये ऐसी जो NPCI जैसी जो संस्थाएं बनेंगी उनको NEU न्यू अम्ब्रेला यूनिट्स का एंटिटीज का नाम दिया, जहां पर वो जो नए पेमेंट सिस्टम के गठन कर सकती हैं और जो क्लियरिंग हाउसेज और सेटलमेंट सिस्टम बना सकती हैं। ठीक है, एंड इस तरह से हो कि इंटर ऑपरेबल भी हो कि लेट्स से जो कोई आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपने कोई नई एंटिटी बनाई एंड लेट्स से आपने रुपए जैसा कोई और लेट्स से आपने पैसा करके समथिंग कोई कार्ड बना दिया, तो पैसा कार्ड से रुपए कार्ड में भी ट्रांजैक्शन हो सके, इंटर ऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो NPCI के बारे में बात करें फटाफट से, तो 10 हम इसके कोर प्रमोटर्स थे एंड उसमें इंपॉर्टेंट बैंक्स ही हैं एंड उसके साथ RBI ने मिलकर NPCI का गठन किया गया था ताकि हमारे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं सभी के सभी डिजिटली हो पाए एंड हम डिजिटल इंडिया का सपना पूरा कर सकें। इस पर हमने दोस्तों बहुत डिटेल लेक्चर्स बनाए हैं, थ्रू आउट हमारे इको के लेक्चर्स में आपको नजर आता है, तो मैं बहुत स्ट्रेस नहीं कर रहा अभी, तो इसलिए आप चाहें तो प्रीवियस लेक्चर्स प्रीवियस नोट्स में भी देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर डाउनलोड्स सेक्शन में जाकर आप जो प्रीवियस हमारे करंट अफेयर्स प्रीमिक्सेस भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके देन दोस्तों, इंडिया को आज़ाद हुए अब 70+ ईयर्स हो चुके हैं, इकोनॉमी भी काफ़ी आगे आ गई है, तो थोड़ा इंडिपेंडेंस के चलते एक बहुत ही अच्छा एक इंफोग्राफिक पब्लिश हुआ जो द हिंदू में, तो उसी पर हम थोड़ा अभी चर्चा भी करते हैं। तो दोस्तों 1947 से लेकर अभी तक कुछ अगर इंपॉर्टेंट अगर हम सालों की बात करें, जैसे 1961 में हम सिर्फ $40 बिलियन की इकोनॉमी थे, 1991 में 270 बिलियन के हो गए, 2019 में अभी हम, ये नॉमिनल है दोस्तों, ठीक है, ये रियल नहीं, नॉमिनल हम $3 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाले हैं। ठीक है, ये काफी बड़ी बात है। देन दोस्तों बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफोग्राफिक है हमारे पास, ये बताता है कि जब देश आजाद हुआ था उसके कुछ बरस बाद एग्रीकल्चर है ना, ये ब्लू वाला एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का कंपोनेंट 40% के आसपास, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जीडीपी में। आज देखें एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही कम जो आ चुका है अपने परसेंटेज में। मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल कांस्टेंट रहा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ा, जो कि एक दुख की बात भी है। इस पर बहुत सी पॉलिसीज एक्सेट्रा भी आती हैं। सर्विसेज 50% या उसके ऊपर निकल चुकी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है। एंड दोस्तों अगर आप पॉपुलेशन की कंट्रीब्यूशन देखें तो एग्रीकल्चर में वो भी घटती जा रही है, अभी 50% से नीचे आ चुकी है। ओके, फूड ग्रेन के आउटपुट पे इंप्रूवमेंट है, सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ हम बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं कि वीट प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में हमने काफी ज्यादा तरक्की करी। हमारे फॉरेक्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं अभी 5, जैसे अभी हम देखें अभी हम अप्रॉक्सीमेटली $500 बिलियन के आसपास टच कर जाएंगे, आने वाले कुछ सालों में $400 बिलियन हम ऑलरेडी टच कर चुके हैं। इस पर भी हमने पहले बात की थी। ट्रेड डेफिसिट है वो आज भी बना हुआ है, क्योंकि हम एक ग्रोइंग कंट्री है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है बहुत सा सामान, लेकिन ग्रेजुअली हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट भी हम बढ़ाएं अपने, ताकि ट्रेड डेफिसिट को हम खुद से ही फाइनेंस कर पाएं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ इन्फोग्राफिक्स, जो फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी सभी बढ़ा है दोस्तों। अगर हम देखें आज़ादी के से लेके आज तक, तो इसलिए 70 सालों में बहुत काम भी हुआ है। ओके
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक और हमारे पास है, ये है एनर्जी एक्सचेंज की बात। दोस्तों एनर्जी एक्सचेंज क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि जो हमारा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उसने कहा है कि अगर आप ग्रीन एनर्जी चाहते हैं एक्सचेंज करना, वो भी कर सकते हैं। एंड आप पर्टिकुलरली अगर कोई ऐसी एनर्जी जो कि ग्रीन सोर्सेज से, जैसे सोलर से या विंड से आई है, उसको ग्रीन का नाम देकर बेच सकते हैं। इसमें अब इजाजत मिल गई है। ठीक है, एनर्जी को ग्रीन कहकर अब बेचा जा सकता है। कैसे? जब वो अगर सोलर, विंड एटसेट्रा ऐसे किसी पावर सोर्स से आई हो। ओके, तो दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो ये भारत का सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है। इसको भारत के जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उसके द्वारा भी अप्रूव्ड है। एंड ये जो इवन मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस में इसका स्टॉक भी एक्सचेंज होता है। इट्स अ बिग स्टॉक एक्सचेंज, इट्स अ बिग एनर्जी एक्सचेंज, तो जो कि जहां पर सिर्फ नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हमारी रिन्यूएबल एनर्जी के सर्टिफिकेट्स, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स भी ट्रेड होते हैं। ओके दोस्तों, जो इस अप्रूवल का फर्क क्या पड़ेगा? दोस्तों कुछ ऐसी हमारे देश में संस्थाएं होती हैं, ऐसी बड़ी बड़ी कुछ ऐसी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल सीमेंट का प्लांट या स्टील का प्लांट, दोस्तों जिनको मैंडेटरी है, जिनको जो कंपलसरी है लॉ के तहत जरूरी है कि वो अपनी जो भी काम कर रही हैं, या चाहे स्टील बना रही हैं चाहे सीमेंट बना रही हैं, उसमें मैंडेटरी है कि रिन्यूएबल एनर्जी यूज करनी है। तो अब रिन्यूएबल एनर्जी यूज करनी है तो कुछ 1%, लेट्स से अगर वो 100 किलोवाट आवर एनर्जी यूज करती हैं तो मान लीजिए 20 किलोवाट आवर हमारी कहां से आनी चाहिए? रिन्यूएबल से। तो उनको रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है कि उनको करना पड़ेगा। अब अगर वो ग्रीन एनर्जी यूज कर रही है तो उनको ये सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा खरीदने की सेपरेटली रिक्वायरमेंट नहीं है, कि सिर्फ क्योंकि अब एनर्जी को रिकग्निशन मिलनी शुरू हो गई है कि ये ग्रीन पावर है। तो इससे बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इस एक्सचेंज पर आकर अब अपने बिजली को बेच सकती हैं। एंड अकॉर्डिंगली वो जो इन कंपनीज में जो कि ऑब्लिगेटेड कंपनीज हैं, जैसे सीमेंट, स्टील एटसेट्रा, बड़े बड़े प्लांट्स, इन तक अपने आप एनर्जी पहुंच जाएगी। दैट मीन्स जो अगर कोई प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर मिल गया एंड वाइस वर्सा। ठीक है दोस्तों, जो ऑब्लिगेटेड एंटिटीज हैं उनको प्रोड्यूसर्स मिल गए एंड देन प्रोड्यूसर्स को कस्टमर्स मिल गए। दोनों का ही फायदा, अच्छी प्राइस कमांड कर सकते हैं एंड इस सभी के बीच में जो एक्सचेंज है वो भी ज्यादा कमीशन कमा सकता है। इसका इंपैक्ट सभी को ही विन विन सिचुएशन की तरफ ले जा सकता है दोस्तों। लेकिन यहाँ कुछ कंसर्न भी हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी जो कंपनीज है, मान लीजिए कोई बड़ा सीमेंट पावर प्लांट है तो वो क्या करता है, बड़ा सीमेंट पावर प्लांट, मान लीजिए कि उसको 20% एनर्जी अपनी चाहिए किसी ग्रीन पावर से, तो वो ऑटोमेटिकली और बाकी कंपनीज को प्रमोट करते हैं कि मान लीजिए वो बोलेंगे कि आप सोलर प्लांट लगा लीजिए, कि आप विंड प्लांट लगा लीजिए, क्योंकि मुझे सरकार ने कहा है, सीमेंट प्लांट कहता है, मुझे सरकार ने कहा है कि यहां से ही आपने 20% एनर्जी लेनी है। तो ये ऑटोमेटिकली जब ये सीमेंट प्लांट लगेगा बड़ा वाला, तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे प्लांट्स भी खुद ही साथ साथ लगवा लेते हैं। तो इसीलिए अब देखने की बात होगी कि जो अगर इन्होंने अपने प्लांट्स पहले से ही लगाए हुए हैं, तो जो और अगर प्लांट लग गए, किसी ने अपना प्राइवेट प्लांट लगा दिया सोलर का या फिर विंड का, तो वो किसको बिजली बेचेंगे? तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक्सचेंज आ गए तो आदान प्रदान तो तेज होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मुझे फ्यूचर में एनर्जी खरीदनी है या फ्यूचर में एनर्जी बेचनी है, एनर्जी में अभी फ्यूचर की ऑप्शन नहीं होती, तो इसीलिए अगर फ्यूचर की ऑप्शन लाने की बात हो रही है तो उसको हमारा सेंट्रल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन गवर्न करेगा या सेबी, क्योंकि फ्यूचर में जो अगर ट्रांजैक्शंस हैं वो तो सेबी के दायरे में आती हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि जो अगर सेबी करता है तो सेबी के साथ कोऑर्डिनेशन को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, ताकि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इसमें ऑप्शंस आए, इसमें फ्यूचर्स आए, तो वो भी जो सीमलेसली चलते रहे और देश का फायदा हो। तो दोस्तों जो 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की गई है, एक तो इंट्राडे है और एक डे अहेड कंटिजेंसी की इमरजेंसी में कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। डेली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो डेली जो चेंज करेंगे। इंट्राडे का मतलब होता है एक दिन के भी छोटे पार्ट में, एक दिन में ही आपने फटाफट से खरीदा बेचा कॉन्ट्रैक्ट। देन वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहां पर रहेंगे। सोलर और नॉन सोलर 2 तरह से एनर्जी को तोड़ा गया कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या तो वो सोलर होंगे या नॉन सोलर होंगे, क्योंकि सोलर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में अभी है। ओके, देन दोस्तों आखिरी हमारी न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। बहुत सा गोल्ड हमें फिर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो हमारे घरों में जो गोल्ड बंद है, सरकार ऐसा कुछ स्कीम, ऐसी कुछ प्लान बनाए कि उस गोल्ड को लोग बाहर निकालें एंड मार्केट में लेकर आएँ, उससे कुछ पैसे भी कमा लें, 4 पैसे भी कमा लें, एट द सेम टाइम देश में जो गोल्ड की
रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर लें। तो दोस्तों सरकार ने 2015 में स्कीम शुरू की थी, कोई खास फेमस नहीं हुई, लेकिन वक्त आ गया इसको दोबारा पुश करने का। दोस्तों इसकी डिटेल्स देख सकते हैं कि इसमें करना क्या होता है कि मान लीजिए आपके घर में कोई ऑर्नामेंट पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, तो आप उसको ला सकते हैं। बैंक्स हैं कुछ ऐसे डेजिग्नेटेड बैंक्स जहां पे आप ला सकते हैं, तो बैंक उसको भेजेगा एक पर्टिकुलरली प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर में, ठीक है, सीटीपीसी कहा जाता है। तो वहां पे सीटीपीसी में जाके चेक करते हैं कि इसमें कितना % प्योर गोल्ड है, ठीक है। उस प्योर गोल्ड के हिसाब से आपको जो मॉनेटरी वैल्यू बताई जाती है कि इसमें 25,000, 50,000, 2 लाख, 5 लाख इतने का गोल्ड लगा हुआ है, एंड आप इसको जमा करा दीजिए हमारे पास। तो अब क्या करते हैं, उसके बाद जमा करा देते हैं आप, तो उसको जो बैंक है उसको पिघलवाता है उस सोने को, एंड उसको बार्स में या बिस्किट्स बोलते हैं उसमें कन्वर्ट करके बैंक अपने पास डिपॉजिट कर लेता है, एंड आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है कि आपने जो मान लीजिए 2 लाख रुपए का सोना जमा करा दिया। तो अब आपको इस पे इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट कौन बताता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आरबीआई द्वारा ही नोटिफाई किया जाता है। एंड अगर आप चाहते हैं तो आप सोने में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं कि आपको गोल्ड में इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, तो वो भी अलग से वहां पर प्रोविजन है। लॉक इन पीरियड भी है यहाँ पे कुछ। एंड देन एक बात जानने वाली है कि हर एक बैंक ही ऑफर नहीं करता, आरबीआई ने इसको मैंडेटरी नहीं रखा हुआ। आरबीआई ने बोला हुआ है कि कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इसको बेच सकता है, बैंक की ये मर्जी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसीलिए 3 तरह के ऑप्शन है, एक तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, एक मीडियम टर्म एंड एक लॉन्ग टर्म है। तो लेकिन यहाँ पर अगर हम बात देखें तो इसके फायदे क्या हैं दोस्तों, सरकार ने एक सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी चलाई हुई है। आपको पता है हर जो क्वार्टर में सरकार ये स्कीम ले आती है, एंड सोवरन गोल्ड बॉन्ड 1 साल में 6 बार इस सरकार इसको स्कीम को लेकर आती है। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें तो जो गोल्ड अगर यहाँ पर जो आप जमा कराते हैं, मोनेटाइजेशन कराते हैं, तो इसमें अगर आप सोवरन गोल्ड बॉन्ड में देखें तो 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पर जो हमारे गोल्ड मोनेटाइजेशन में 2.25%, लेकिन जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड है वो टैक्सेबल है। ये जो हमारा गोल्ड मोनेटाइजेशन टैक्सेबल नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आप जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में ज्यादा पैसा कमा ले क्योंकि इस पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है दोस्तों। एंड देन जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड है इसको मार्केट में कभी भी बेचा जा सकता है आफ्टर 5th ईयर, लेकिन लिक्विडिटी कंसर्न रहता है कि इतना जल्दी कोई आपका बिकेगा नहीं बिकेगा, क्योंकि मार्केट में पहले ही बहुत सप्लाई है गोल्ड बॉन्ड्स की। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें तो गोल्ड बॉन्ड में मैक्सिमम लिमिट है 4 किलो की। यहां पर कोई अपर लिमिट नहीं है जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में कि आप जितना मर्जी सोना लाकर मोनेटाइज करवा सकते हैं, सरकार को दें, बैंक्स को सोना दें, बैंक उसकी वैल्यू आपको बता देगा कितनी वैल्यू का सोना है वो, एंड अकॉर्डिंगली आपको उसके पैसे मिल जाएंगे या फिर आप डिपॉजिट हो जाएंगे पैसे, एंड आपको उस पर इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एंड दोनों ही स्कीम्स है मार्केट लिंक्ड है कि मार्केट में सोने की प्राइस ऊपर जाती है तो आपके डिपॉजिट की प्राइस भी ऊपर जाती रहती है। तो दोस्तों लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो कि मेजरली जिसने कंज्यूमर्स को रोके रखा वो यही है कि आप जिस तरह से सोना जमा करवाते हैं जिस फॉर्म में, आपको उस फॉर्म में नहीं मिलता। आपने मान लीजिए कोई सोने का हार जमा कराया, क्योंकि बैंक तो उसको पिघलवा देगा एंड पिघलवा के बार बना के उसको या फिर जो भी ब्लॉक बनाकर अपने पास रख लेगा, आपको सोने का हार चला गया। एंड देन दोस्तों जो एग्जिट ऑप्शन भी है उसमें पेनल्टी लगती है अगर आप पहले विड्रॉ करते हैं। एंड देन दोस्तों सेम फॉर्म में वापस नहीं मिलता ऑर्नामेंट्स में। तो इस कारण से यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जो इसके कारण जो सबसे बड़ी जो टेंशन क्या है, जब बैंक बताते हैं कि कितना ग्राम कितना आप में इसमें सोना है, तो उसमें जो बहुत सी ऐसा होता है क्योंकि जब ऑर्नामेंट्स पड़े होते हैं उसमें डर्ट अटक जाती है, एंड आपको लगता है कि आपका ये 10 ग्राम का है, ये जो भी आपका जो 25 ग्राम 50 ग्राम या फिर 70 ग्राम का लग रहा है आपको, इतने ग्राम का उतने ग्राम का नहीं होता, उसमें डर्ट होती है। देन उसमें कुछ स्टड्स लगे होते हैं ना, जो छोटे छोटे जो चीजें चमकने वाली, हो सकता है डायमंड्स हो वगैरह, उसके पैसे नहीं देगा बैंक, ठीक है, तो वो आपका लॉस हो जाता है। एंड देन हर एक बैंक में ये स्कीम अवेलेबल नहीं है, कुछ सिलेक्टेड बैंक्स ही हैं स्कीम को देते हैं। तो एंड देन उसके बाद जो प्योरिटी बताने वाली जो संस्था हैं वो संस्थाएं भी हर जगह अवेलेबल नहीं है, इसी कारण से बैंक इस स्कीम में हाथ नहीं डालते। तो इसी कारण ये स्कीम भी फेमस नहीं हुई, और ये इंपॉर्टेंट जो सवाल यूपीएससी मेंस में भी पूछ चुका है सिमिलर लाइंस पे, ठीक है दोस्तों। तो ये बात ध्यान देने वाली है, इंपॉर्टेंट है, देश के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सोना इतना सारा इंपोर्ट करते हैं, अगर हम सोना इंपोर्ट हमें रोकना है तो हमें जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स या फिर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स को हमें प्रमोट करना ही होगा, ठीक है दोस्तों। बस लेक्चर का खात्मा एंड अनाउंसमेंट्स की शुरुआत। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 3 साल हो गए स्लीपी क्लासेस चलते हुए, तो बैच 3 की अनाउंसमेंट होने वाली है बहुत ही जल्द, एंड बैच 3 अब आने वाला है सब्सक्रिप्शन प्लान पे। दैट मीन्स अब मंथली हम सब्सक्रिप्शन लेकर अपने कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। दोस्तों ऑलरेडी हमारे कोर्सेज हाईली जो सब्सिडाइज हैं या फिर मैं कहूँगा सस्ते अवेलेबल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का हमने थोड़ा इस तरह से इंटेंट के जैसे यूज़ किया कि लोगों को फायदा हो। एंड देन लेकिन यहाँ
पर अब जो बैच 3 है उसको और हम जो चाहते हैं करना कि आपके लिए अफोर्डेबल हो जाए, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप। सब्सक्रिप्शन के बारे में वीडियो बहुत ही जल्द आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट हम एक चाहते हैं बेंचमार्क हिट करना, जो ताकि स्टूडेंट्स को और अफोर्डेबिलिटी की हमने शुरुआत की थी आज से 3 साल पहले, इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके चलते हैं। आप सभी का साथ यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो 2021 के कोर्सेज में ये वैलिड होगा एंड इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जो भी कोई PDF एक्सेट्रा कुछ भी चाहिए वहाँ पर अवेलेबल होंगे हमारे कोर्सेज। हमने अपनी वेबसाइट को भी रिवैम्प कर दिया है। ओवरनाइट ही हमारी वेबसाइट गायब हो गई थी, कोई टेरर अटैक हुआ हमारी वेबसाइट पर। दोस्तों यहाँ क्या हुआ, वी हैव नो आइडिया, कि ट्रैफिक बहुत आ गया। तो चलो हमने नई वेबसाइट बनाई एंड इट्स अ ब्रिलियंट, इट्स अ वेरी गुड लुकिंग वेबसाइट। प्लीज़ आप जाके देख भी सकते हैं और फीडबैक भी दीजिए कैसी लगी वेबसाइट। ठीक है दोस्तों, एंड बाकी आप अगर कोई और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, अगर कुछ मिस हो गया तो कमेंट में बताइए, सभी का फायदा होगा ना उससे दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने अगले लेक्चर्स में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।